हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू ग्रोथ। दिस इज सौम्या और आज हम करेंगे क्लास 12th इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 10 गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। अब होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम ग्रुप पे आप हमसे पूछ सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ दिस इज समथिंग अबाउट मी। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लाइव क्लासेस के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज माय ईमेल आईडी। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम के डायरेक्ट लिंक्स मिल जाएंगे, आप वहां पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ वील स्टडी बजट एक्सपेंडिचर। व्हाट इज बजट एक्सपेंडिचर? इट रेफर्स टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का फिस्कल ईयर के अंदर, उसे हम कहते हैं बजट एक्सपेंडिचर। अब जो बजट एक्सपेंडिचर है ये क्लासिफाइड होता है एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसे एक एक करके समझेंगे। व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? Revenue expenditure is it does not create any asset for the government. It does not cause any reduction in liability of the government. अब asset create नहीं करता, इसका क्या मतलब हुआ? That means जैसे एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ऑन ओल्ड एज पेंशन। अगर ओल्ड एज पेंशन दे रही है गवर्नमेंट तो कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है गवर्नमेंट के लिए। ओल्ड एज पेंशन दे रही है, सैलरी दे रही है, स्कॉलरशिप्स दे रही है। अब इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसिडर करेंगे क्योंकि कोई भी एसेट नहीं फॉर्म हो रहा गवर्नमेंट के लिए। दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट डज नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ना ही लायबिलिटी कोई गवर्नमेंट की कम हो रही है, कोई उधार कम नहीं हो रहा है गवर्नमेंट का। एक्सपेंडिचर बाय द वे ऑफ ग्रांट्स टू स्टेट गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट्स दे रही है टू कोप अप विद द नेचुरल कैलामिटीज like floods, earthquake. So ये हेल्प है बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट को। सो कोई भी लायबिलिटी रिड्यूस नहीं हो रही है गवर्नमेंट की, इसलिए इट विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ द इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन गवर्नमेंट बजट। इंडियन गवर्नमेंट बजट में इंपॉर्टेंट आइटम्स क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की? वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट, एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज एंड डिफेंस परचेजेस। तो इन सबको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसिडर करते हैं। नाउ व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? ये ऑपोजिट होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के। इट क्रिएट्स एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट। ये एसेट्स क्रिएट करते हैं गवर्नमेंट के लिए। अब इसका एग्जांपल क्या होगा? जैसे इक्विटी ऑफ द डोमेस्टिक और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। अगर शेयर्स परचेज करे गवर्नमेंट डोमेस्टिक और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, purchased by the government. So अगर गवर्नमेंट शेयर्स परचेज कर रही है या डोमेस्टिक या मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के, सो इक्विटी मीन शेयर्स। सो इससे एसेट क्रिएट हो रहा है और इस खर्चे को हम क्या कहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड इट ऑल्सो कॉजेज रिडक्शन इन लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये रिडक्शन भी होती है लायबिलिटीज की। फॉर एग्जाम्पल रीपेमेंट ऑफ लोन्स। सो इससे क्या होगा? लायबिलिटी रिड्यूस होगी गवर्नमेंट की। जो गवर्नमेंट ने उधार लिया था बेसिकली वो रिटर्न कर देगी गवर्नमेंट, तो उससे उनकी लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। सो इट इज कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ऑपोजिट है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्रिएट नहीं करता है एसेट, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर क्रिएट एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट। ऑन द अदर हैंड जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इट डज नॉट कॉज रिडक्शन इन लायबिलिटीज और कैपिटल एक्सपेंडिचर रिड्यूस करता है लायबिलिटीज गवर्नमेंट की। Now the important items of capital expenditure in Indian government budget: expenditure on land and building, expenditure on machinery and equipment, purchase of shares, loans by the central government to the state government. तो ये सारे क्या हैं? capital expenditure के examples. Now what is plan and non-plan expenditure?
प्लान एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर विच रिलेट्स टू फर्स्ट स्पेसिफाइड plans and programs of development. Second, assistance of central government to state government. सबसे पहले वो एक्सपेंडिचर जो स्पेसिफाइड प्लान्स एंड प्रोग्राम्स हैं डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट के. सेकेंड, जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प करती है, वो सारे एक्सपेंडिचर प्लान एक्सपेंडिचर में होते हैं. अब इसके अंदर दोनों तरह के एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड होते हैं. दोनों कौन से हो गए? कैपिटल एक्सपेंडिचर भी एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा? लाइक असिस्टेंस टू स्टेट्स. और कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा? जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस एंड हॉस्पिटल्स. ऑन द अदर हैंड, व्हाट इज नॉन प्लान एक्सपेंडिचर? अब नॉन प्लान एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो प्लान नहीं होता है अदर देन प्लान एक्सपेंडिचर, वो नॉन प्लान होता है. स्पेसिफिकली ये वो एक्सपेंडिचर होता है which is on routine functioning of the government. जो गवर्नमेंट की रूटीन फंक्शनिंग होती है उसके सारे एक्सपेंडिचर को नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कहते हैं. इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस एंड सब्सिडीज. तो ये सारा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाएगा. Now we'll see structure of government budget at glance. Budget receipts, budget expenditure. Budget receipts में आ जाएगा revenue receipts, capital receipts. Revenue receipts में आ जाएगा tax receipts, non-tax receipts. Capital receipts में आ जाएगा recovery of loans, borrowings and other liabilities, other receipts. Then budget expenditure, revenue expenditure, capital expenditure. Capital expenditure में आ जाएगा planned expenditure है, non-planned expenditure. तो ये सारे topics हम cover कर चुके हैं. Now we'll see what is the meaning of budget deficit. Budget deficit basically होता है वो situation when budget expenditure of the government is greater than budget receipts. जब expenditure ज्यादा होता है और receipts कम होती है, खर्चा ज्यादा होता है, revenue कम होता है, तो उसे हम कहते हैं budget deficit. Basically budget deficit का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? total expenditure minus total receipts. तो वो होता है budget deficit. अब टोटल एक्सपेंडिचर में हमारा क्या क्या इंक्लूड होता है? टोटल एक्सपेंडिचर में होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर. और टोटल रिसीट्स में होता है रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स. सो बेसिकली जो बजट डेफिसिट है वो क्या है? budget expenditure minus budget receipts. Now types and measurement of budget deficit. तीन तरह के डेफिसिट होते हैं, revenue deficit, fiscal deficit और primary deficit. Firstly we'll discuss what is revenue deficit. अब revenue deficit क्या होता है? excess of revenue expenditure over revenue receipts. जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है रेवेन्यू रिसीट से तो उसको हम कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट. बेसिकली रेवेन्यू डेफिसिट क्या हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स. इसे हम कहेंगे रेवेन्यू डेफिसिट. अब रेवेन्यू डेफिसिट की इम्प्लीकेशंस क्या होंगी? अगर रेवेन्यू डेफिसिट होगा तो उससे गवर्नमेंट की बेसिकली इम्प्लीकेशंस क्या होंगी? गवर्नमेंट हैव टू कट इट एक्सपेंडिचर ऑन सेवरल वेलफेयर प्रोग्राम्स. अब बेसिकली क्या है? गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर is greater than revenue receipts. खर्चा ज्यादा हो रहा है, सो उससे गवर्नमेंट की बेसिकली इम्प्लीकेशंस क्या होंगी? उससे इम्प्लीकेशंस क्या होंगी? गवर्नमेंट को क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर कम करना पड़ेगा सेवरल वेलफेयर प्रोग्राम्स पे. फिर गवर्नमेंट में हैव टू रेज फंड्स थ्रू बोरोइंग्स. इसका मतलब खर्चा ज्यादा है तो गवर्नमेंट को उसको पूरा करने के लिए बोरोइंग ज्यादा करनी पड़ेंगी.
then the government may be compelled for disinvestment, selling its ownership of public enterprises. तो बेसिकली अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है, खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो गवर्नमेंट को मे बी डिसइन्वेस्टमेंट करनी पड़े, अपनी जो ओनरशिप है उसको सेल करने पड़े अपने शेयर्स. सो ये सारी इंप्लीकेशंस है रेवेन्यू डेफिसिट की. नाउ नेक्स्ट इज फिस्कल डेफिसिट. अब फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग्स. तो फिस्कल डेफिसिट होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, पर टोटल रिसीट्स में बोरोइंग्स इंक्लूडेड नहीं होती हैं. तो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट बेसिकली क्या हो जाएगा? जो फिस्कल डेफिसिट है वो किसके इक्वल हो जाएगा? बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई, बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड एंड नेट बोरोइंग एट होम. तो ये तीनों चीजें ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट के इक्वल हो जाएंगी. नाउ बेसिकली जो फिस्कल डेफिसिट है वो क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग्स. सो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि फिस्कल डेफिसिट is estimation of total borrowings by the government. So इसको हम ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट भी कहते हैं. और जो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है टोटल बोरोइंग्स की इक्वल है, जो बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई, बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड, नेट बोरोइंग्स एट होम. तो इन तीनों चीजों की इक्वल आ जाएगा ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट. Now what are the implications of gross fiscal deficit या fiscal deficit? So इसकी implications क्या हो जाएंगी? सबसे पहली implication है inflationary spiral. जो borrowings हैं from RBI, it will lead to increase in money supply. Increase in money supply will lead to increase in prices. Increase in prices will lead to inflationary gap. तो basically क्या होता है? borrow करते हैं जब RBI से, वो often उसकी वजह से जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगा. अब मनी सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाएगा, सो देयर विल बी इंक्रीज इन परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल. परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ेगी. अगर लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी तो प्राइसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से प्राइसेस इंक्रीज होंगे. प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, सो इन्फ्लेशनरी स्पाइरल हो जाएगा. इंक्रीज इन प्राइसेस विल लीड टू इन्फ्लेशनरी स्पाइरल. Second is national debt. Fiscal deficit leads to national debt. It hinders GDP growth. अब जो fiscal deficit है उसकी वजह से national debt हो जाएगा, because एक percentage of national income use होगी past debts pay off करने के लिए. पुराने debts pay off करने के लिए national income को use किया जाएगा, जिसकी वजह से GDP growth भी रुक जाएगी. Third point, vicious circle of high fiscal deficit and low GDP growth. तो high fiscal deficit, जब ज्यादा fiscal deficit ज्यादा हो जाता है, so GDP growth कम हो जाती है. GDP growth remains low because of high fiscal deficit. Fiscal deficit remains high because of low GDP growth. तो इसमें क्या होगा? जो GDP growth है वो कम रहेगी क्योंकि fiscal deficit ज्यादा रहेगा. Borrowing ज्यादा होंगी तो GDP growth कम रहेगी, और फिस्कल डेफिसिट ज्यादा रहेगा तो भी लो जीडीपी ग्रोथ होगी. नाउ द फोर्थ वन इज क्राउडिंग आउट. नाउ हाई फिस्कल डेफिसिट लीड्स टू क्राउडिंग आउट इफेक्ट. अब अगर फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा हो जाएगा, बोरोइंग्स बढ़ जाएंगी, तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट होगा. नाउ व्हाट इज क्राउडिंग आउट इफेक्ट? It is a situation when high borrowings by the government reduces the availability of funds for the private investors. अगर गवर्नमेंट की जो बोरोइंग्स है वो बढ़ती जाएंगी तो जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए फंड्स होगा वो अवेलेबल ही नहीं होगा, वो कम होता जाएगा, तो उसे बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट. तो हाई फिस्कल डेफिसिट की वजह से क्राउडिंग आउट इफेक्ट होगा. फिफ्थ, इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी. नाउ हाई फिस्कल डेफिसिट erodes credibility of the government in domestic as well as international money market. अब जो गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी है, जो गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी है, ना वो डोमेस्टिक में रहेगी मार्केट में, मनी मार्केट में, ना ही इंटरनेशनल मनी मार्केट में रहेगी. द क्रेडिट रेटिंग ऑफ द गवर्नमेंट इज लोअर. तो अब जो गवर्नमेंट है उसकी क्रेडिट रेटिंग कम हो जाएगी. बेसिकली क्या होगा?
लो क्रेडिट रेटिंग की वजह से जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स होंगे दे विल स्टार्ट विड्रॉइंग देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो जितनी भी कंट्रीज ने डोमेस्टिक इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है वो सारी विड्रॉ कर लेंगे, बिकॉज अगर हाई फिस्कल डेफिसिट है इसका मतलब गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत ज्यादा कर्जे में है, उन्होंने बहुत ज्यादा बोरो किया हुआ है, तो क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी गवर्नमेंट की, और जितने भी इन्वेस्टर्स होंगे बाहर के वो सारे विड्रॉ कर लेंगे, वापस ले लेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट को डोमेस्टिक इकोनॉमी से। नेक्स्ट इज प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट इज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब फिस्कल डेफिसिट क्या था? फिस्कल डेफिसिट में बेसिकली हमारी बोरोइंग्स थी और इसके अंदर जो इंटरेस्ट पेमेंट थी वो इंक्लूडेड थी, बट जो प्राइमरी डेफिसिट है इसमें हम इंटरेस्ट पेमेंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक्सक्लूडेड होगी इसमें से फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब इम्प्लीकेशंस क्या है? सिमिलर टू दोज ऑफ फिस्कल डेफिसिट, तो सारे इम्प्लीकेशंस वही हैं जो फिस्कल डेफिसिट के थे, जो हमने 5 पढ़े थे। विशियस सर्कल ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट एंड लो जीडीपी ग्रोथ, क्राउडिंग आउट, इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी, नेशनल डेट एंड इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। नाउ द ओनली डिफरेंस इज दैट जो प्राइमरी डेफिसिट है इट डज नॉट कैरी लोड ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द अकाउंट ऑफ पास्ट लोन्स। तो उसमें जो प्राइमरी डेफिसिट है इसमें इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होता है, बट फिस्कल डेफिसिट में होता है, बस यही डिफरेंस है। Now what is balanced and unbalanced budget? सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड बजट क्या होता है? जितनी भी गवर्नमेंट रिसीट्स होती हैं जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की इक्वल होती है उसे हम कहते हैं बैलेंस्ड बजट। जब गवर्नमेंट रिसीट्स, जितने भी गवर्नमेंट के पास रिसीट्स आई हैं वो एक्सपेंडिचर के इक्वल है। अब इसके मेरिट्स क्या होते हैं? गवर्नमेंट डू नॉट इंडल्ज इन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, इसका मतलब कोई भी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा, फालतू एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है। दूसरा मेरिट, बैलेंस्ड बजट इंश्योर्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और इससे एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आएगी कि रिसीट्स जब एक्सपेंडिचर के इक्वल होगी। तो ये दो मेरिट्स हैं बैलेंस्ड बजट के। नाउ डीमेरिट्स ऑफ बैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड बजट डू नॉट ऑफर एनी सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है बैलेंस्ड बजट के पास, स्पेशली जब अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो लैक ऑफ एडी से लिंक्ड है। अगर एग्रीगेट डिमांड हमारी कम है, इकोनॉमी में डिमांड नहीं है, सो जो बैलेंस्ड बजट है जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिसीट्स इक्वल होंगे सो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पाएगी। सेकंड, इट इज नॉट कंडक्टिव टू ग्रोथ इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज। तो लेस डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर ये नहीं पॉसिबल कि अगर रिसीट्स एक्सपेंडिचर की इक्वल होगी तो देयर विल बी नो डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी। जो किक स्टार्ट होती है इन इकोनॉमीज वो बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर से होती है। एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को इनिशियली ज्यादा करना पड़ता है ताकि इकोनॉमी डेवलप हो, सो इसकी वजह से डेफिसिट बजट रहता है। सो दो डीमेरिट्स है, ना ही ये कोई अनएम्प्लॉयमेंट के सॉल्यूशन ऑफर कर रही है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, और ना ही ये लेस डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर कोई भी डेवलपमेंट कर पाएगी। सेकेंड इज अनबैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड बजट में रिसीट्स और एक्सपेंडिचर इक्वल होते थे, इसमें रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट is not equal to expenditure of the government। अब इसमें दो सिचुएशंस होंगी अनबैलेंस्ड बजट में, एक सरप्लस बजट और एक डेफिसिट बजट। अब इसे एक एक करके समझेंगे हम। फर्स्ट इज सरप्लस बजट। सरप्लस बजट क्या होता है? जब एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीट्स दे आर मोर देन एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जब गवर्नमेंट की रिसीट्स ज्यादा है एस्टिमेटेड और एक्सपेंडिचर कम है। अब मेरिट क्या है इसका? इट इज डिजायर्ड व्हेन द इकोनॉमी इज बैटलिंग इन्फ्लेशन ड्यू टू एक्सेस एग्रीगेट डिमांड। अब जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो सरप्लस बजट इज एसेंशियल ओवर देयर। अब वो कैसे होगा? सरप्लस बजट बेसिकली क्या करेगा? इट विल प्लग द इन्फ्लेशनरी गैप बाय लोअरिंग द लेवल ऑफ एडी। इससे एडी कम हो जाएगा सरप्लस बजट से, और जो एडी है इट इज लोअर्ड ऑन अकाउंट ऑफ ए rise in revenue collection by the government। जब गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू ज्यादा आ जाएगा दैट मीन्स परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल विल बी लेस, लोग कम खरीद पाएंगे और एग्रीगेट डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। सेकंड, फॉल इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होगा तो ऑटोमेटिकली जो परचेजिंग पावर होगी लोगों की कम हो जाएगी और एग्रीगेट डिमांड विल फॉल। नाउ डीमेरिट्स। A surplus budget tends to lower the level of AD in the economy. It is not desired during the period of depression। अब surplus budget की वजह से जो aggregate demand है वो lower हो जाता है,
बट डिप्रेशन के पीरियड में जब ऑलरेडी इकोनॉमी में डिप्रेशन है, उस पीरियड में हमें एग्रीगेट डिमांड कम नहीं चाहिए, तो वहां पे सरप्लस बजट विल बी डीमेरिट। डेफिसिट बजट क्या होता है? जब एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीट्स, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रिसीट्स कम है, तो मेरिट्स क्या हो जाएंगे? इट इज अ की इंस्ट्रूमेंट टू करेक्ट द स्टेट ऑफ डिप्रेशन। अगर डिप्रेशन की स्टेट है इकोनॉमी के अंदर, तो ये की इंस्ट्रूमेंट है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, सो परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल विल इंक्रीज और इकोनॉमी विल बी आउट ऑफ द स्टेट ऑफ डिप्रेशन। तो ये हो जाएगा इसका मेरिट। तो अब इसमें रेस कैसे होगा? एग्रीगेट डिमांड दो वेज होंगे। सबसे पहले फर्स्ट, हाई एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। सेकेंड, बाय इनडायरेक्टली बाय इंड्यूसिंग ग्रेटर एक्सपेंडिचर बाय द पीपल। इंड्यूसिंग ग्रेटर एक्सपेंडिचर, उनकी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी, लोग ज्यादा खर्चा करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, कंजम्पशन करेंगे। तो ये जो एक्सपेंडिचर है, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन। डीमेरिट, इट इज नॉट डिजायर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन। अब जब इन्फ्लेशन का पीरियड है, ऑलरेडी जो एग्रीगेट डिमांड है वो ज्यादा है, सो डेफिसिट डिमांड से क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड और इंक्रीज हो जाएगी, तो ये इन्फ्लेशन की पीरियड में ये रिक्वायर्ड नहीं होता है डेफिसिट डिमांड, सो दिस इज डीमेरिट। नाउ हेयर इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे या पर्सनली टेक्स्ट करके भी आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।